रिकॉर्ड। ओके बालको, तो ये बातें सारी, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना, कि एनपीओ होता क्या है। फिर मैंने आपको मेन ऑब्जेक्ट भी बता दिया था, और फंड कहाँ कहाँ से एनपीओ को पैसा मिलता है ये बता दिया था। फिर मैंने आपको बताया था कि मेन अकाउंट एनपीओ में 3 ही प्रकार के खाते बनते हैं, ये बताया था आपको मैंने। एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, और बैलेंस शीट बनता है। ये सारी बातें बता चुका हूं मैं आपको। फिर मैंने ये बेसिक फॉर्मेट बताया था आपको। बेसिक फॉर्मेट, बेसिक फॉर्मेट का मतलब होता है इन सेंस कि इसमें कोई ज्यादा सारी बातें नहीं लिखी मैंने। एक मिनट रुकने वाले को। देखो बेसिक फॉर्मेट में मैंने आपको सिर्फ ये बताया था कि इसमें सिर्फ 3 ही प्रकार के आइटम आते हैं, सिर्फ 3 प्रकार के। कौन से? एक तो ये ओपनिंग, अरे सॉरी, एक तो ये ओपनिंग बैलेंस आता है, और कैपिटल रिसीट आता है, और रेवेन्यू रिसीट आता है। 3 प्रकार की चीजें इस तरफ आती है, और ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब है कि या तो ये आएगा या तो ये आएगा, इनमें से ऑप्शन है, जरूरी दोनों एक साथ इकट्ठे कभी नहीं आएंगे, पहली बात तो। उसके बाद इसमें भी 3 आइटम हो गए, जैसे कि एक तो ये तो ऑप्शनल है, हो भी सकता नहीं हो। एक आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और ये तीसरा, ये 3 ही आइटम आते हैं। ये बात मैं आपको पिछली क्लास में मैंने बता दिया था। फिर आपको कैपिटल रिसीट क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, इन सब की जानकारी फॉर्मेट के अंदर मैंने ऐसे लिख दिया है कि आपको आसानी से पता चल जाएगा। कैपिटल रिसीट मैंने फिर भी बता देता हूं आपको कि कैपिटल रिसीट वो रिसीट्स होती है जो साल में, मतलब कि बहुत लंबे समय के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। रेवेन्यू रिसीट जो बार बार आता रहता है ना, बार बार पैसा आता रहता है। जैसे देखो स्कूल की जो फीस पेमेंट करते हो, 3 महीने में हर बार पेमेंट, हर 3 महीने पे करते हो। प्राइवेट स्कूल की बात कर लो तो वो लोग हर महीने में भी, बच्चे हर महीने में पे करता है। तो जो मंथली बेसिस पे आता है, रेगुलर बेसिस पे आता है, रिकरिंग नेचर का होता है ना, वो रेवेन्यू नेचर का होता है। और जो ईयरली नेचर का होता है ना, साल में एक बार आना, जैसे कि आपने क्या किया, एनपीओ का कोई बिल्डिंग बेचकर कोई असेट्स बेच दिया, और असेट्स बेचने से जो पैसा है वो कैपिटल नेचर का हो गया। इसी तरह से खर्चे में भी होता है ऐसे। तो ये 3 चीजें आती है। फिर इसके अंदर मैंने आपको 2-3 नोट्स बताए थे कि एक प्रकार का समरी ऑफ कैश बुक होता है, कैश बुक की मदद से बनाई जाती है, ठीक है। और इट इज प्रिपेयर फ्रॉम द कैश बुक, यानी 11वीं क्लास में जो हमने कैश बुक सीखा था उसी की मदद से ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। इसमें जो नॉन कैश आइटम होते हैं ना वो आता ही नहीं है इसके अंदर, जैसे कि डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, ये सब चीजें नहीं आती, ठीक है ना। लिखा है दैट्स व्हाई ऑल नॉन कैश आइटम आर नॉट रिकॉर्डेड। देखो यहाँ पे नॉट लगा रखा है मैंने, ठीक है ना। ऑल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट ऑफ करंट ईयर, सिर्फ करंट ईयर का लिया जाता है, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर का। अच्छा इसके अंदर ना करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर, तीनों ईयर को लिया जाता है। इसके अंदर ये नहीं देखते कि इस साल का है, किसी भी साल का हो, सब रिकॉर्ड करो, रिसिप्ट एंड पेमेंट में सब किया जाता है रिकॉर्ड। तो ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। ओके, थोड़ी सी जल्दी जल्दी में रिवीजन करा रहा हूं बस। उसके बाद यहां देखो, जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीखेंगे तो उसमें सिर्फ 2 ही प्रकार की आइटम ही आती है। हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से रेवेन्यू रिसिप्ट को यहां ट्रांसफर, जिग जैक होता है, जिग जैक, इसको यहां ट्रांसफर कर देते हैं, और रेवेन्यू, सिर्फ रेवेन्यू वाला आइटम ही आता है। जो कैपिटल वाला आइटम होता है ना वो बैलेंस शीट में जाता है आपका, ठीक है ना। अब इसके अंदर कुछ नोट दे रखे, इसके अंदर क्या नोट है कि इट डज नॉट हैव एनी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। इसके अंदर की बात कर रहा हूं मैं, इसके अंदर कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता। अगर देखो ये बिल्कुल सिमिलर, ये सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है 11वीं क्लास का। जब प्रॉफिट एंड लॉस था तो आपका क्या निकलता था, या तो प्रॉफिट निकलता था या लॉस निकलता था। लेकिन आपको पता है कि एनपीओ जो होता है वो ट्रेडिंग नेचर का नहीं होता, वो लोगों की सेवाएं देता है। यानी ये कोई मैन्युफैक्चरिंग का तो काम कर नहीं रहे जो पैसा आपको, इनको प्रॉफिट एंड लॉस होगा, इनकी बचत होती है। सरप्लस का मतलब बचत। बचत कैसे, कि मान लो कुछ लोगों ने डोनेशन दिया, तो इन डोनेशन का इस्तेमाल करके ये लोगों की सेवाओं में लगाते हैं। फिर सेवाओं में लगाने के बाद इन्हें जो पैसा बच जाता है उसको हम सरप्लस बोलते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि एक्सेस पैसा खर्च हो जाता है। अब बोलोगे सर एक्सेस पैसा कैसे खर्च हो गया, तो अब ये आगे जाके देखेंगे, पता नहीं कहां से खर्च हो जाता है इनका एक्सेस पैसा, ठीक है ना। तो ये जो चीजें हैं, इट्स सो आइदर या तो सरप्लस या डेफिसिट दिखेगा, जो आपको बता चुका हूं। इसके देखो ऊपर वाले में नॉन कैश आइटम नहीं आता है, लेकिन इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नॉन कैश आइटम आता है, जैसे डेप्रिसिएशन आता है, आउटस्टैंडिंग आता है, अक्रूड। तो एक तरह से मैं ये कह सकता हूं कि इसमें 2 ही प्रकार के आइटम आते हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और नॉन कैश आइटम इसके अंदर रिकॉर्ड किए आते हैं। ये रहा आपका फॉर्मेट। आप प्लीज जब भी आप जब क्वेश्चन करो तो ये मैंने फॉर्मेट बहुत सोच समझ के बनाया, इसमें सारी बातें लिख दी है। बस इसके अंदर एक चीज और लिख लो कि रेवेन्यू रिसिप्ट जो होता है ना वो ट्रांसफर होता है
ट्रांसफर टू कहाँ जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है ये। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी जो होता है, ये भी जो होता है, ये ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है। तो ये जो रेवेन्यू रिसीट होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये दोनों के दोनों आपके ट्रांसफर कहाँ होते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो ये पूरा फुल फ्लैश फॉर्मेट है रिसिप्ट एंड पेमेंट का। हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी बनाना आना चाहिए, क्योंकि पेपर में ये आता है, पेपर में सवाल में आ चुका है, ये बार पूछा जा चुका है। तो इसलिए 1 से 2 सवाल करेंगे इसके बेस पे। और हाँ बोलो सौरभ, क्या कह रहे हो? एक मिनट साइड जा रहा है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? तुम्हारा सवाल शायद ये है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि तुमने कहा कि रिसिप्ट, जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है वो किस तरफ जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किस तरफ जाता है? दोबारा बताओ, क्या सही पूछ रहे हो तुम? मैंने सही बोला है? हाँ सही है। ठीक है। तो रेवेन्यू देखो, जैसे कि अगर मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर यहाँ बनाऊं, यहाँ पे छोटा सा मैंने बना दिया, तो ये आपका डेबिट साइड होता है और ये आपका क्रेडिट। तो जिगजैग होता है, आपको पता है कि इसमें एक्सपेंडिचर इस तरफ लिखते हैं और इनकम। तो सोचो ना, ये रिसीट है, रिसीट का मतलब इनकम होता है, तो ये इस तरफ आएगा, यानी क्रेडिट साइड ये जाएगा क्रेडिट साइड और ये जाएगा डेबिट साइड। चलो डाउट खत्म। ओके, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, डाउट खत्म। अब हाँ, जैसे कि सौरभ ने हाथ खड़ा किया था ना, रेज किया था, आपके पास ऑप्शन होता है रेज हैंड का। तो आपको जब भी सवाल पूछना हो तो रेज हैंड करना, मेरे पास मैसेज आ जाता है तो मैं आपको अपने आप ही बोल दूंगा क्या पूछ सकते हो। ओके, तो ये सारे आइटम होते हैं। इस सारे आइटम्स के अंदर जो भी चीजें आती है, एक मिनट जरा देखना कौन है, कोई नहीं है। तो इन सब, जैसे कि सब्सक्रिप्शन, ये मैं एक एक करके ना आपको सारी बातें बताऊंगा कि क्या होता है सब्सक्रिप्शन, क्या होता है डोनेशन, फिर भी मैं आपको बताता चलता हूँ साथ ही साथ कि क्या होता है, ताकि थोड़ी थोड़ी बातें बताता जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी ये सब नोट्स में आपको मिल जाएंगे, लिखा हुआ भी मिल जाएगा, समझा भी दूंगा। बाकी समझा दूंगा तो मेरे हिसाब से जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। देखो, सबसे पहले आता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब चंदा होता है बच्चे, चंदा। जो भी एनपीओ होता है ना, लोग जैसे कि मेंबरशिप लेते हैं, आप भी गवर्नमेंट स्कूल में जब पढ़ते हो तो वहां की मेंबरशिप लेते हो, आप फीस पे करते हो। तो हर एनपीओ का भी ना मेंबरशिप होती है। जैसे कि जिम जिम जा रहे हो तो जिम अगर एनपीओ टाइप का है तो वो लोग मेंबरशिप लेते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था लीलावती लाइब्रेरी का, क्योंकि मैं लीलावती लाइब्रेरी में जाता था, तो वो लोग साल का ना एक पैसा काटते थे, साल का कुछ छोटा सा अमाउंट होता था, मतलब 350 के आसपास होता था, बहुत ही छोटा नॉमिनल। लेकिन अगर आप प्राइवेट में जाओगे ना, तो आपको पता ही है, मैंने उस दिन बताया भी था ऑफलाइन में, हम लोग गए वहां पे, मैं पूछ के आया था, तो आपको पता 500 रुपए के आसपास ले रखे हो शायद, वो भी कुछ घंटे का। लेकिन वहां पे ऐसा कुछ नहीं था। तो इनका पैसा एक सब्सक्रिप्शन से आता है। डोनेशन, देखो अब डोनेशन 2 प्रकार की होती है। एक होती है जर्नल डोनेशन, और ये देखो एक और डोनेशन होती है जो नीचे आती है, एक होती है स्पेसिफिक डोनेशन। तो अगर जर्नल है तो वो रेवेन्यू कहलाएगा, क्योंकि कुछ ऐसा ही होता है ना कि बार बार आते रहते हैं, जैसे मंदिर में चंदा नहीं देते रहते लोग, तो मंदिर भी एक प्रकार का एनपीओ होता है, ध्यान रखना। हर कोई आके कुछ ना कुछ चंदा देता ही रहता है, तो वो जर्नल डोनेशन है। लेकिन मंदिर बनाने के लिए किसी ने बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा दिया, तो एक टाइप का स्पेसिफिक डोनेशन कहलाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब आता है ग्रांट। तो ग्रांट भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है जर्नल ग्रांट और एक होता है स्पेसिफिक। देखो ये रहा स्पेसिफिक ग्रांट, ओहो मिटाना था इसको, ये रहा स्पेसिफिक ग्रांट। तो जर्नल ग्रांट तो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट का होता है। ग्रांट का मतलब होता है छूट, ये गवर्नमेंट की तरफ से छूट मिलती रहती है जिसका हमें बेनिफिट होता है। जैसे कोई भी काम करते हैं तो हमें सरकार की तरफ से छूट मिलती है, या फिर उसके लिए पैसे मिलते हैं, कुछ भी होता है ऐसा ये। और इसी तरह से आता है स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक का मतलब ऐसा जो स्पेशल काम के लिए दिया गया हो। स्पेशल का मतलब समझ लो कोई पर्टिकुलर काम के लिए दिया गया है। उसके बाद आता है एंट्रेंस फी। अब एंट्रेंस फी की बात करूं तो एंट्रेंस फी अगर कुछ ना लिखा हो ना, कुछ भी ना लिखा हो, तो आप इसे जर्नल मानना। और लेकिन अगर कुछ लिखा होता है ना, लिखा हो कैपिटलाइज्ड, एक वर्ड होता है कैपिटलाइज्ड, तो कैपिटलाइज वर्ड जब भी लिखा होगा आप समझ जाना कोई यहाँ नहीं, फिर ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद आता है, आपको पता है न्यूज़पेपर को बेचोगे तो पैसा मिलेगा, घास को बेचने से पैसा मिलता है। पीरियोडिकल्स, पीरियोडिकल्स का मतलब होता है वो मैगजीन टाइप का होता है, मैगजीन्स टाइप का वो भी होता है। जैसे कि मैगजीन तो होते ही है, एक पीरियोडिकल्स होते हैं। मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल, जैसे एम्प्लॉयमेंट एक अखबार आती है। एम्प्लॉयमेंट अखबार जो होती है ना, वो ना मतलब कि जैसे कि पूरे सप्ताह में रेगुलर बेसिस पे कभी भी नहीं आती। एम्प्लॉयमेंट वाली अखबार जो होती है रेगुलर नहीं होती है, वो सप्ताह में एक बार आती है। इस तरह से मैगजीन टाइप का भी एक होता है जो हर हमेशा डेली नहीं निकलता, एक आध बार कभी निकलता है, तो वो पीरियोडिकल्स होते हैं। तो वो एक प्रकार का बेचोगे तो पैसा मिलेगा, कुछ भी बेचोगे छोटा मोटा बेचते रहो क्योंकि ये बिकता रहता है। इसी तरह सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट मटेरियल हो गया, आपने रिफ्रेशमेंट बेच दी, आपने लॉकर रेंट। लॉकर रेंट आप समझो जरा क्या होता है।
लोकल रेंट की बात करूं तो जैसे कि आप बैंक में जाओगे तो बैंक में कुछ भी गहने और जेवरात हम लोग रखते हैं ना, तो उसके बदले में हमें पैसा मिलता है। तो ये एनपीओ काम करती है। कुछ एनपीओ क्या कहती है, लोकल रेंट लेती है। लोकल रेंट लेती है। लोकल रेंट का मतलब होता है कि जैसे कि वहां पे गए, आपने बोला कि मुझे कोई अपनी जरूरी चीजें रखनी है, तो वो लोग रख लेते हैं, कुछ नॉमिनल सा फीस लेंगे आपसे, तो ये इनके लिए फायदेमंद हो जाता है। उसके बाद आता है इनकम फ्रॉम कॉन्सर्ट। कंसर्ट का मतलब होता है कि कुछ लोग शोज करवाते हैं, जैसे कि डांस शो करवाना, क्रिकेट एकेडमी करवाना, तो ये सब करवा के ना उन्हें पैसा मिलता है। फिर रिसिप्ट फ्रॉम शो से पैसा मिलता है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, फिर रेंट और डिविडेंड। तो ये सब चीजें आपकी रेवेन्यू नेचर की कहलाएगी, और ये आपकी कैपिटल नेचर की है। ये तो हमेशा होता ही रहता है, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा। जैसे कि आपने असेट्स बेच दिया, इन्वेस्टमेंट बेच दी, ये साल में एक आध बार होगा, बार बार नहीं होगा। इसी तरह से सैलरी, रेंट पता है आपको, फिर पोस्टेज, पोस्टेज आपको पता ही होगी, चिट्ठी के ऊपर ऐसे कुछ लगा के टप्पा लगाते हुए वाला टाइप का। फिर एडवर्टीजमेंट का खर्चा, न्यूज़पेपर, मैगजीन, रिपेयर, मेंटेनेंस, ऑडिट का फीस, ऑडिट पता है ना, सीए ऑडिट करता है आके अकाउंट्स का, ठीक है ना। ये कुछ ऑडिट समझ लो, या तो कोई छोटा मोटा अकाउंटेंट करता रहता होगा, उसकी फीस होगी, क्योंकि सीए तो एक ही बार करता है। मेंटेनेंस के खर्चे, इंश्योरेंस जो मंथली देते हो, ऑनरियम। ऑनरियम किस किस बच्चों को याद है क्या है? ऑनरियम बता देता हूँ क्या होता है। जैसे कि याद करो, मैंने आपको बताया था कि हमारा कोई इंस्टीट्यूट है, तो इंस्टीट्यूट है तो हमने किसी बड़े जने को बुला लिया, जैसे अमिताभ बच्चन को बुला लिया आके कि आप हमारे यहाँ पे एक बार आओ और मतलब थोड़ा से बातें बताओ, तो उनको हम एक फीस देते हैं, फीस देते हैं उसको, तो ऑनरम बोलते हैं। किसी ना किसी को बुलाते रहना, ठीक है ना। एक सिक्योरिटी होते हैं, सिक्योरिटी मतलब कि एक फिक्स अमाउंट दे देना, और एक होते हैं अलग से। तो ये दोनों ही आइटम यहीं आते हैं, तो कोई पंगे वाली बात नहीं है, सोचना ही मत। चाहे सिक्योरिटी ऑनरम लिखा हो, चाहे ऑनरम लिखो, दोनों यहीं आते हैं। फिर ग्राउंड को साफ करने का खर्चा, अपकीप ऑफ ग्राउंड, फिर लेक्चर, म्युनिसिपल टैक्सेस, गार्डनिंग, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, ऑफिस का खर्चा, एक्सपेंस ऑन शो और कंज्यूमर्स। तो ये सारे खर्चे यहाँ पे सारे के सारे आते हैं, और ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कोई असेट्स खरीद लिया, इन्वेस्टमेंट खरीद ली, बुक खरीद लिया, इक्विपमेंट खरीद लिया, बिल्डिंग खरीद ली, व्हीकल्स खरीद ली, ये सब चीजें खरीदोगे। और लेजिसी, लेजिसी का मतलब तो वसीयतनामा, मतलब कि किसी ने अपना, मतलब कि कोई बंदा है जो अपने पूरा जो धन दौलत होते सबके सब आपके एनपीओ में छोड़ गया। एंडोनमेंट फंड, श्रुति एंटर द वेटिंग रूम। ये श्रुति क्यों आ रही है? चलो एक बार पूछने दो क्यों आ रही है, आने दो से। तो एंडोनमेंट फंड होता है एक प्रकार का। एक मिनट रुकना बाल को, जरा श्रुति क्यों आई जरा पूछूं इसे। हेलो श्रुति, बच्चे तुम्हारी क्लास नहीं लग रही है, 12वीं क्लास की क्लास है, ये 11वीं क्लास की नहीं चल रही अभी, ठीक है, इसे लीव कर दो। ओके, तो ये एक प्रकार की एंडोनमेंट फंड है। एंडोनमेंट फंड मुझे शायद याद नहीं आ रहा, हल्का सा मैं आपको आगे जाके बता दूंगा। अगर किसी बच्चे को याद आ रहा था एक बार याद दिला दो मुझे, नहीं तो मैं आपको आगे जाके बता ही दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद आता है लोन्स। लोन की बात करो तो लोन तो आपको पता ही है क्या होता है, तो मोस्टली चीजें इसके अंदर आ जाती है आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ मैंने इंपॉर्टेंट नोट लिखा है। इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि डेप्रिसिएशन इसके अंदर नहीं आता है। पहली बात तो रिसिप्ट एंड पेमेंट डज नॉट इंक्लूड, ये सब चीजें नहीं आती है। डेप्रिसिएशन नहीं आता है, आउटस्टैंडिंग खर्चा नहीं आता है, अक्रूड इनकम नहीं आती है, तो ये सब चीजें नहीं आती है, इस बात का ध्यान रखना। अब हम कुछ सवाल करने वाले हैं, तो ये एक सवाल है, ये एनसीईआरटी से उठाया हुआ सवाल है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपको करना क्या है, एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, कौन सी चीजें कहां जाती है उसको भरते चले जाना है। तो आई थिंक आप लोग ये कर लोगे। है बालको, एक बार जरा जवाब दो कि ये कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, या मुझे करवाना पड़ेगा। फॉर्मेट देखना है आपको, कौन सी चीजें इनकम लगती है, कौन सी चीजें खर्चा लगती है, सब डालते चले जाना है। जल्दी बताओ, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? हाँ मैं कर लेंगे भैया। कर लेंगे। बबीता, वैष्णवी, नेहा, ओके। तो ये सारे की, ये वाला क्वेश्चन रिसिप्ट एंड पेमेंट का ही है, पहला भी। ये दूसरा भी क्वेश्चन रिसिप्ट एंड पेमेंट का भी है, तीसरा क्वेश्चन भी रिसिप्ट एंड पेमेंट का ही है, और तीन ही क्वेश्चन है सिर्फ। तो 3 क्वेश्चन मैंने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रखे हैं, तो ये तीनों क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। अगर कोई डाउट आता है तो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो आप, ये क्वेश्चन कर लेना आप लोग, ठीक है ना। और करने के बाद आपको करना क्या है, ग्रुप में फोटो सेंड कर देना पीडीएफ बना के, मैं देखूंगा कि किस किसने कर लिया है। ध्यान रखना, जिसने नहीं किया होगा ना कंप्लेन कर दूंगा घर पे, अभी मैं कॉल कर दूंगा मैं सीधा। अच्छा, एक बात मैं बता रहा था आप लोगों को कि मोस्टली बच्चे आप लोग कोशिश करना कि फीस ना सबमिट करवा दो, फीस सबमिट करवा देना पेटीएम के थ्रू। पेटीएम का नंबर यही वाला है 9971734174। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरा फीस सबमिट करवा देना, ताकि फीस सबमिट करवा दोगे तो थोड़ा सा ये रहेगा ना
कि मैं भी रेगुलर हो जाऊंगा काम करने के लिए, कि ऐसा ना लगे कि मैं फ्री में कर रहा हूँ काम। और अभी मैं सिर्फ आपको अकाउंट्स की ही फीस सबमिट करानी है, और किसी की मत करवाना। 500 रुपए अकाउंट की फीस सबमिट करानी है। और इकोनॉमिक्स अभी मैंने रोक रखा है, क्योंकि थोड़ा सा मैं, आपको पता है मैंने जॉब जॉब पकड़ लिया अभी, सिर्फ बबीता को नहीं पता था, बता दूं। तो इसलिए मैंने आपका क्लास अभी 7:30 बजे भी रखा है थोड़ा, तो 7:30 बजे रखा है। तो अभी थोड़ा लेट रखा है। जैसे ऑफलाइन होगा तो मैं 5:30 बजे मेरी ऑफिस की छुट्टी होती है, मैं 6 बजे तक आ जाता हूँ। तो अगर होगा तो 6:15 तक आपकी क्लास में स्टार्ट कर दिया करूंगा, 1 घंटे की क्लास हो जाएगी और रेगुलर हो जाएगी। ठीक है ना। तो अभी मैं अकाउंट इकोनॉमिक्स को मैंने स्किप कर रखा है, इकोनॉमिक्स नहीं ले रहा हूँ मैं अभी। तो आप लोग अकाउंट्स की फीस सबमिट करवा देना, और इससे क्या होगा ना कि थोड़ा मैं भी रेगुलर रहूंगा, मैं भी लापरवाही नहीं करूंगा, और आप भी लापरवाही नहीं करोगे, आराम से रेगुलर बेसिस पे क्लास लोगे, डाउट आएगा तो डिस्कस भी करोगे आप। ठीक है, अटेंटिव रहोगे। अब आता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। तो ये बताओ मुझे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट समझा दूं। भैया मैं कुछ दिनों तक कैसे लूंगी, 1 तारीख से तो फिर मेरी सिस्टर की वेडिंग शादी है ना। अच्छा अच्छा, तो मतलब कि 1 तारीख से शादी है। मतलब 6 तारीख को यहाँ से तो हम चले जाएंगे ना, 2 तारीख को। ओके, 6 तारीख तक चले जाओगे। तो क्या करना है बताओ फिर। भैया वैसे कह रहे हैं ना कि लॉकडाउन तो खुलने वाला है, तो क्या हाँ, पता। लॉकडाउन तो खुलने ही वाला है, सही कह रहे हो। 1 तारीख से शायद खुल जाएगा। तो शादी क्या गांव में कर रहे हो कि यहीं पे करोगे। नहीं नहीं, गाँव में हो रही है, हल्द्वानी में। अच्छा, फिर तो तुम छुट्टी पे रहोगे, है ना। हम्म, कितने दिन की छुट्टी पे हो। 1 वीक की तो चाहिए भैया। तो कोई बात नहीं, 1 वीक में क्या दिक्कत है, मैं तुम्हें अलग से बैकअप की क्लास दे दूंगा, तुम सबमिट करवा देना, क्या दिक्कत है। या लेट करवा देना थोड़ा, ठीक है ना। ऑनलाइन क्लास तो भैया चला ही रहे हो ना। हाँ, ऑनलाइन तो चल ही रही है, ऑनलाइन कहीं भी बैठ के ले सकते हो, अगर आपको टाइम मिलता है तो ले लेना। बाकी मैं मैं डाल भी दूं। तो अपने गांव में बैठा हाँ, हूँ। सौरभ भी तो गांव में बैठा हुआ है, वो भी तो वहीं से क्लास ले रहा है। तो ध्यान रखना थोड़ा सा, मेरा भी ध्यान रखोगे तो ये होगा ना कि थोड़ा अटेंटिव रहूंगा मैं। और टेंशन मत लो आपके, और मैं यहाँ पे देखो, फीस को तो छोड़ के मैं आपकी उसकी गारंटी ले रहा हूँ कि कोर्स तो सारा खत्म करवा दूंगा। ठीक है ना। तो मंथली बेसिस पर सोच लो, क्या पेमेंट कर ही देना, क्या आप इसमें सोचोगे 1 वीक के लिए, क्यों परेशान मत हो, मैं सारी क्लासेस आपको पकड़वा दूंगा, जो भी आपके बैकअप की क्लासेस होंगी सब दे दूंगा। ऐसे से मम्मी से बात करवा देना अपने, ठीक है ना। चलो, ठीक है तो ठीक। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये बताओ मुझे कि बता दूं इसका फॉर्मेट के बारे में, समझा दूं, या फिर अगली क्लास में करना है आपको, क्वेश्चन करने के बाद आओगे। जल्दी बोलो सारे बच्चे। नहीं कोई बोल रहा। क्या करना है, इसको करने के बाद ही करना है क्या। वैष्णवी से पूछो भैया। हाँ हाँ, वैष्णवी से पूछना। वैष्णवी तुम बताओ कि अगली क्लास में करें इसे, क्योंकि हम तो रेगुलर ही लेने वाले बच्चे, अलग से कुछ नहीं, रेगुलर ही लेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन है। बताओ। मैं तो कहूंगा कि आप ये 3 क्वेश्चन कर लो पहले। मेरा तो मन यही है कि 3 क्वेश्चन कर लो, कोई हाँ डाउट हो इसके अंदर, इसके अंदर अच्छी तरह से जो, सुनो मेरी बात, इधर सुन लो मेरे पास, सारे बच्चे सुन लो पहली बात। ये 3 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी के मैंने निकाल के रखे हैं। आपके पास अपनी बुक भी है, ध्यान रखना, अपनी बुक, जैसे कि अगर किसी ने टीएस नहीं करवा है। ली, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसने ले रखी है वो अपनी बुक भी करते रहना, छोड़ना नहीं। ठीक है ना। ये 3 एनसीईआरटी की है, और मैं एनसीईआरटी को प्रेफर इसलिए करता हूँ क्योंकि, और मैं आपको 10 ईयर भी करवाऊंगा साथ में, याद रखना। 10 साल का जो पेपर होता है ना, बोर्ड का पेपर, वो भी करवाऊंगा। तो मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ। बाकी किसी बच्चे को भी टीएस गरवाल के कोई सवाल कोई कर रहा है, और टीएस गरवाल में कोई डाउट आ जाता है, तो आप मुझे मतलब फोटो खींचकर भेज देना, और मैं बच्चों को वो भी सवाल करवा दूंगा जो तुम्हें डाउट है, ताकि सबको हो जाएगा। तो इससे किसी को डाउट नहीं बनना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि आप ये क्वेश्चन पहले कर लो, और जो डाउट आता है उस पर डिस्कस कर लो, उसके बाद मैं ये शायद चाहता हूँ कि ये उसके बाद करो। बाकी इजी ये भी है। भैया, तो आप क्वेश्चन की फोटो भेज देना। अरे बच्चे, मैंने वो जाके ऐप से डाउनलोड कर लो, पूरा पीडीएफ डाल दिया मैंने उसके ऊपर। ठीक है। अभी अभी भी जाकर आप चाहो तो चेक कर सकते हो। मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है ना। पहले मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।